हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैट कैटाबॉलिज्म वसा अपचय। पाचन द्वारा वसाएं जो कि भोजन में उपस्थित होती हैं अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में सरल ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक अम्ल व वसा अम्ल में परिवर्तित की जाती है। इस पाचन में यकृत द्वारा स्रावित बाइल भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्लिसरॉल व फॉस्फोरिक अम्ल जल में घुलनशील हैं व सरलता से अवशोषित कर लिए जाते हैं। वसा अम्ल यहाँ तक कि सोडियम लवण में भी घुलनशील नहीं होते हैं। बाइल लवण इनके साथ मिलकर इन्हें घुलनशील अवशोषण के योग्य बनाते हैं। वसा अम्ल व ग्लिसरॉल अवशोषण के पश्चात अपचय या उपचय प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। यह कोशिका के उपयोग हेतु वसा टाइएसाइल ग्लिसरॉल का संश्लेषण कर शरीर में वसा उत्तकों में संग्रहित रहते हैं या ऊर्जा प्राप्ति के लिए अपघटित हो जाते हैं। ईंधन के रूप में वसा के उपयोग के लिए वसा उत्तक में सर्वप्रथम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल व ग्लिसरॉल व वसा अम्ल में अपघटन होता है। यकृत व अन्य अंगों में वसा अम्लों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लिसरॉल का उपयोग भी ऑक्सीकरण द्वारा कर लिया जाता है। वसा अम्ल के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर ऑक्सीकृत होते हैं, परंतु कुछ एसिटिल कोएंजाइम दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित किए जाते हैं। ये कीटोन काय के रूप में स्थानांतरित होते हैं। यकृत से कीटोन काय रुधिर द्वारा अन्य अंगों, वृक्क, पेशी आदि की कोशिकाओं में स्थानांतरित होकर पुनः एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेती है। Fats are important source of energy as 1 gram of fat gives 9 kilocalorie of energy. Mainly as triacyl glycerols, triglycerides in adipose cells constitute 84% of stored energy. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स वसा अम्लों का अपचय। तो वसा के जलीय अपघटन से प्राप्त वसा अम्ल अपचय द्वारा ग्लूकोज की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से बीटा ऑक्सीडेशन वसा अम्लों के अपघटन का सबसे प्रमुख पथ है। सम या विषम कार्बन संख्या वाले एवं संतृप्त या असंतृप्त सभी वसाएं बीटा ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकृत की जाती हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो नूप ने 1904 में सर्वप्रथम वसा अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को प्रस्तुत किया। बीटा ऑक्सीकरण द्वारा वसा अम्ल के अपघटन से वसा अम्ल श्रृंखला से उत्तरोत्तर 2 कार्बन खंड एसिटिल कोएंजाइम के रूप में अलग होते रहते हैं जब तक कि अंतिम 2 कार्बन खंड नहीं बच जाते। इस प्रक्रिया में मुख्यतः वसा अम्ल का दूसरा कार्बन या बीटा कार्बन ऑक्सीकारी क्रिया में गुजरता है। वसा अम्ल के बीटा ऑक्सीडेशन से प्राप्त एसिटिल कोएंजाइम ए इकाइयाँ क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर ऊर्जा देती हैं। बीटा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, द ब्रेकडाउन ऑफ ए फैटी एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम। इट occurs in the mitochondria. Process is strictly aerobic. After production, acetyl coenzyme A is fed directly into the Krebs cycle. It occurs in many tissues including liver, kidney and heart. Fatty acids oxidation doesn't occur in the brain. There are several types of fatty acids oxidation: beta oxidation of fatty acid, alpha oxidation of fatty acids, omega oxidations of fatty acids. फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म। तो वसा अम्लों का ऑक्सीकरण बीटा, अल्फा तथा ओमेगा ऑक्सीकरण द्वारा होता है। बीटा ऑक्सीडेशन अम्लों के अपघटन का सबसे प्रमुख पथ है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनके स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज उपापचय की भांति ही वसा अम्ल भी सर्वप्रथम एटीपी से क्रिया कर सक्रिय मध्यवर्ती पदार्थ में परिवर्तित होते हैं जो आगे के उपापचय पथ में प्रवेश करता है। यहाँ एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज और थायोकाइनेज एंजाइम एवं एटीपी की उपस्थिति में वसा अम्ल इस अभिक्रिया में एटीपी का एएमपी में परिवर्तन होता है। यहाँ पर ये वसा अम्ल एटीपी से क्रिया करते हैं, ये एक्टिव एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज की उपस्थिति में, और एटीपी से यहाँ पर एएमपी बनता है। एनर्जी ऑफ एक्टिव फैटी एसिड असाइल कोएंजाइम ए इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लंबी श्रृंखला वाले एसाइल कोएंजाइम ए सरलता से माइटोकॉन्ड्रिया की अंतकला के आर पार प्रवेश नहीं कर पाते।
अतः अंतकला पर इनके परिवहन हेतु विशिष्ट वाहक तंत्र पाया जाता है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। सक्रिय लंबी श्रृंखला वाले एसाइल कोएंजाइम में कार्निटीन की सहायता से अभिगमन करते हैं। एसाइल कोएंजाइम ए, ये यहाँ पर कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज, एसाइल कोएंजाइम में कार्निटीन से क्रिया कर एसाइल कार्निटीन बनाता है। यह अभिक्रिया एसाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट द्वारा उत्प्रेरित होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतकला की सी सतह पर होते हैं। ये यहाँ पर सी फेज। एसाइल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रिया अंतकला के आर पार वहाँ उपस्थित इसके विशिष्ट वाहक कार्निटीन एसाइल ट्रांसलोकेज की सहायता से मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। एसाइल कार्निटीन से एसाइल ग्रुप कोएंजाइम ए पर पुनः स्थानांतरित हो जाता है तथा कार्निटीन मुक्त होता है। यहाँ पर कार्निटीन मुक्त हो जाता है। यह क्रिया कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकंड एंजाइम, जो अंतकला के एम सतह पर पाया जाता है, द्वारा उत्प्रेरित होती है। मुक्त हुआ कार्निटीन अंतकला के आर पार पुनः बाहर भेज दिया जाता है। इसके लिए ट्रांसलोकेज एंटीपोड का काम करता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम में, इसी को बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। एसाइल कोएंजाइम प्रत्येक प्रथम अल्फा तथा द्वितीय बीटा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु पृथक होता है। ये क्रिया एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में होती है और वहाँ FAD हाइड्रोजन ग्राही का कार्य करता है तथा FADH2 बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश कर 2 ATP अणु देता है। डिहाइड्रोजिनेशन के कारण यहाँ अल्फा तथा बीटा कार्बनों के बीच असंतृप्त युग्म बंध अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड बनते हैं तथा अल्फा बीटा असंतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पर अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन, जल योजन। इसमें जल का एक अणु युग्म बंध पर जुड़ता है तथा बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक बनता है। ये यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक बन रहा है। यह क्रिया इनोल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। बीटा कार्बन यौगिक बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कीटोन समूह बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन ग्राही का कार्य NAD, ये NAD हाइड्रोजन ग्राही का कार्य करता है, जो कि NADH में परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश कर 3 ATP देता है। यह क्रिया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में होती है। बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम का डिहाइड्रोजिनेशन बीटा कार्बन स्थिति पर होता है तथा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम बनता है। इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन स्थिति पर ऑक्सीकरण के कारण ही इस संपूर्ण प्रक्रिया का नाम बीटा ऑक्सीडेशन रखा गया है। नेक्स्ट आता है थायोलाइटिक विदलन या थायोलाइटिक क्लीवेज। इस अंतिम पद में बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम का बीटा स्थिति पर विदलन क्लीवेज बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए थायोलाइज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया में बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए से क्रिया कर 2 खंडों में विदलित होता है। एक खंड एसिटिल कोएंजाइम ए व दूसरा एसाइल कोएंजाइम ए, जो प्रथम पद में बने मूल एसाइल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन छोटा होता है। यह छोटा एसाइल कोएंजाइम ए पुनः बीटा ऑक्सीकरण चक्र से गुजरता है। इस प्रकार पुनरावृत्ति डी ऑक्सीकरण चक्र द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए के अणुओं के पृथक होने के साथ वसा अम्ल पूर्णतः विघटित हो जाता है। प्राप्त एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। वसा अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण की एनर्जेटिक्स या की बात करते हैं तो हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड विल बी रिपीटेड 7 cycles producing 8 molecules of acetyl coenzyme. In each cycle, FADH2 and NADH plus hydroxyl ion is produced and will be transported to the respiratory chain. FADH2 to 2 ATP, NADH plus hydrogen ion तो 3 ATP. So 7 cycles
इज इक्वल टू, या प्रोड्यूस होते हैं 35 ATP। ईच एसिटिल कोएंजाइम है विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन साइकिल गिव्स 12 ATP। तो 12 into 8 96 ATP। 2 ATP are utilized in the activation of fatty acid। Energy gain is equal to energy produced minus energy utilized। 35 ATP plus 96 ATP minus 2 ATP is equal to 129 ATP। तो एक ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP प्राप्त होते हैं। इसके 3 गुना 18 कार्बन करने पर 38 into 3 इज इक्वल टू 140 ATP प्राप्त होंगे। दूसरी ओर सिर्फ एक वसा अम्ल 16 कार्बन का ऑक्सीकरण 129 ATP देता है, जबकि एक सरल वसा में ग्लिसरॉल व 3 वसा अम्ल होते हैं। वसा अम्ल में अन्य कार्बोहाइड्रेटों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए उपयोगी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा कहीं अच्छे स्रोत हैं। थैंक यू।